अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, मुख्तलिफ त्यौहार ना सिर्फ हमें आपस में जोड़ते हैं बल्कि ये हमारी रिवायतों के अमीन भी होते हैं। ईद उल फितर की अपनी रौनकें होती थीं, अपनी हम देखते थे कि उसकी मुआशी एक्टिविटी होती थी, उसकी अपनी एक माशरती सरगर्मियाँ हम देखते थे कि नज़र आती थी सरगर्मियाँ। लेकिन इसी तरह ईद उल अज़हा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी एक अलग ही रौनक होती है। मवेशी मंडियाँ लगती हैं, लोग जाते हैं, शौक़ से जानवरों की ख़रीदारी करते हैं और ना सिर्फ ये कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी होती है, आपस में मिलना मिलाना, दावतों का सिलसिला होता है, बल्कि इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी माशी एक्टिविटी भी है। नाज़रीन, इस साल जैसा कि हमने देखा कि ईद उल फितर की रौनकें भी मान पड़ी रहीं, अब नज़र बज़ाहिर यही आ रहा है कि गालिबन ईद उल अज़हा की रौनकें भी शायद कोरोना की वजह से इसी तरह से मुतासिर होने जा रही हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जो रिवायती तौर पर मवेशी मंडियाँ लगती थी उनका क्या होगा। अगर ये मंडियाँ लगेंगी तो क्या कोरोना फैलने का बाइस नहीं बनेंगी, और अगर ये मंडियाँ नहीं लगेंगी तो क्या इससे मज़ीद मईशत को नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं जो कि मईशत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती हैं कि अगर ये सारी एक्टिविटी रुक जाती है तो इसका अजाला कैसे होगा, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसका एक एंगल ये भी है कि आखिर मजहबी नुक्ता नज़र से क्या गुंजाइश निकलती है कि मुसलमान कैसे सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करें कि कोरोना भी ना फैले। तो क्या इस सिलसिले में मुख्तलिफ ऑप्शंस अपनाए जा सकते हैं, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि आज नैब की जानिब से ये बताया गया है कि जी सुलेमान शहबाज को वापस लाने के लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। सुलेमान शहबाज जो कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, बहुत अरसे से मफरूर हैं, इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, उनकी ज़मानतें, उनकी जो यहाँ पर जायदादें हैं उन्हें भी जब्त करने के हवाले से अदालत हुक्म दे चुकी है और काफ़ी अरसे से वो वापस नहीं आए। हाल ही में शहबाज शरीफ साहब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन पर बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए कि जो पूछना है उनसे पूछिए, तो अब नैब ने उनसे पूछने का फैसला कर लिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ऐलान है या वाकई इस पर अमल दरामद भी हो पाएगा, क्या होने जा रहा है मुस्तकबिल में मजीद शरीफ खानदान के साथ, इसके हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। आप हमारे साथ रहिएगा। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, बेशतर इसके कि मैं आपसे पहला सवाल करूँ, मैं थोड़ा सा कोरोना के हवाले से अपने नाज़रीन को ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या अब खदशात हैं। वैसे तो हर कोई अब जानता है कि कोरोना बुरी तरह से फैल रहा है, बेकाबू हो रहा है, और इस सिलसिले में जो स्टडीज़ हैं वो भी बड़ी ख़तरनाक आ रही हैं। असद उमर साहब जो हमारे अपने वज़ीर हैं, जो कि इससे पहले हमें शायद थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे कोरोना के मामले पर, लेकिन अब वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो जनाब ये कह रहे हैं कि जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख तादाद हो सकती है, कि बहुत बड़ा फिगर है। इसी तरह से इंपीरियल कॉलेज लंदन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अगस्त तक जो अमवात हैं वो 80,000 होने का खदशा है। तो जहां एक जानिब हम देख रहे हैं कि कोरोना की इतनी बुरी सिचुएशंस हैं, अस्पताल हमारे भर चुके हैं और वैसे भी जो इलाज मुआवजे की सहूलतें वो सब आपके सामने हैं, तो ऐसे में क्या हम मज़ीद कोई एक्टिविटी शुरू करके मज़ीद कोरोना के फैलाव का बायस बन सकते हैं, जैसा कि हमने ईद उल फितर पर किया। एक ईद तो हमने मना के उसका रिजल्ट देख लिया, क्या अब हम दूसरी ईद भी इसी तरह मनाएंगे कि उसके बाद हमें भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे सवालात हैं जिससे जुड़े, और मैं चलती हूँ इमरान साहब के पास। पहले इमरान साहब, क्या मवेशी मंडियाँ लगनी चाहिए इन हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मवेशी मंडियों से पे बात करने से पहले मैं असद उमर साहब के हवाले से बात करना चाहूँ। असद उमर साहब जो है ना, माशाल्लाह बड़े काबिल वज़ीर हैं, बहुत इमरान खान के करीबी साथी हैं, बहुत बाएतमाद साथी हैं, और इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले ही उनकी काबिलियत के जो है ना वो बड़े चर्चे थे। मुझे आप ये बताएं कि ये वही मिनिस्टर है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो कह रहे थे कि इससे ज्यादा लोग तो एक्सीडेंट से मर जाते हैं। सुनवा दें आपको? हाँ जी, सुनाएं जरा। सुन लेते हैं, आपको याद दिला देते हैं कि बिल्कुल वही मिनिस्टर है। सुन लीजिए। मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे मुआवजना दिखाना चाहता था। एक माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4,800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए में। लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है। बस अब आपने सुन लिया। अब ये भी बात ज़हन में रखें कि ये वही वजीर हैं जो कमेटी है आपकी कोरोना से लड़ने के लिए, जिसको हेड भी कर रहे हैं। यानी ये मामला ये देख लें कि ये सारे ये उस मिनिस्टर के ख्यालात आलिया हैं। मैं तो ये समझता था कि ये वजीर हैं, सियासतदान हैं। मुझे तो आज ये इंकशाफ हुआ मेरे लिए कि ये तो जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने तो हमें खबर दे दी
कि देखिए ना 10 से 12 लाख अफराद जो इसका शिकार हो जाएंगे। नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये मार्जिन तो देना। उस वक्त जो सिचुएशन थी उस हिसाब से बात कर रहे थे। मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैं ये कहता हूं असद उमर साहब, आप अल्लाह का वास्ता ये ना हमें बताएं कि क्या होगा, कितने होंगे, आप हमें ये बताएं कि आपने उसके हल के लिए क्या इकदाम किए हैं। आप ये 10-12 लाख अफराद को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या यही होगा जो अभी अस्पतालों में किसी के लिए जगह नहीं है? क्या इसी तरह आप लोगों को मरने देंगे? बात ये कि हमें ये बता के कि ये फिगर्स ना बताएं लेकिन इकदामात का भी बताएं। लेकिन जो जहां तक ये बात है कि पहला स्टेटमेंट है उसमें मेरा ख्याल है थोड़ा मार्जिन दिया जा सकता है। उस वक्त जाहिर है बात कम हो रही थी जिस वक्त उन्होंने ये बात की थी, तो वो उस हिसाब से बात कर रहे थे कि इससे ज्यादा बात अब ज्यादा बात हो रही है। वो तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को पहले दिन से अंदाजा था कि इतनी बात होंगी। वो साथ साथ वो लोग ये भी कहते चले जा रहे हैं कि हमारे तखमीने से अभी भी कम है। बहरहाल छोड़े इस बहस को। जो मेरा सवाल है, अब हमें नजर यही आ रहा है कि कोरोना फैल चुका है, अमवात भी ज्यादा हो रही हैं और केसेस भी ज्यादा हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या मवेशी मंडियां लगनी चाहिए? मवेशी मंडियां असल में अब सुन लें, मवेशी मंडियों का जो मामला है ये दीन के साथ, मजहब के साथ जुड़ा है, कुर्बानी का जो मामला है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मंडियाँ ज़रूर लगनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं। SOPs तय कर दें हुकूमत, एक इस तरह के 2-3 देखें। जब इस तरह के होते हैं ना हालात, तो फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। आप ये देखें कि बजाय इसके कि एक मंडी में इतना रश लग जाए, आप तालीमी इदारों को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्राउंड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप स्टेडियम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फिर एक टोकन सिस्टम कर सकते हैं, आप एक काउंटर लगा सकते हैं, एक तय कर दें कि अगर वहाँ आप जो आपको डिस्टेंस के मुताबिक अगर आप समझते हैं कि अंदर 1000 बंदा जा सकता है, तो आप अलाउ करें कि 1000 बंदा जब वहाँ से निकलेंगे तो फिर आगे को बंदा जाएगा। हाँ, आप उसको मेंटेन कर लें, क्योंकि ये ऐसा मजहबी फरीज़ा है जो हर बंदे ने अदा करना होता है। अगरचे इस दफा जो हालात है तो शायद साहिब इस्तिताअत में अदा करना होता है। मैं इस पे आती हूँ, लेकिन हिलाली साहब की तरफ पे पहले जाते हैं। हिलाली साहब, जैसे कि मैंने अभी अब आपके लिए 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो जो असद उमर साहब की बात है, वो खुद बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फैल चुका कोरोना और आगे क्या खदशात हैं। फिर इंपीरियल कॉलेज की जो बात है, वो कह रहे हैं 80,000 अमवात हो सकती हैं, और उसके इतनी बड़ी तादाद में ये जो सारा फैलाव है, इसको कैसे कॉप अप करेंगे? और आगे अब जाहिर है व्यापारी भी खड़े हो जाएंगे कि जी हमने भी तो कारोबार करना है, मवेशी मंडियां खोलने की इजाज़त दें। देखिए, पहले चीज़ तो ये फैसला करें कि आपके प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपके प्रायोरिटीज़ इन्फेक्शन है या आपके प्रायोरिटी ईद को सेलिब्रेट करना है? सऊदी अरेबिया का प्रायोरिटी था इन्फेक्शन। उन्होंने मक्का और मदीना बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी, लोग बाहर नहीं निकल सकते। आपका प्रायोरिटी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। चलिए, आपका प्रायोरिटी जान नहीं है, आपका प्रायोरिटी कल्चरल एक्टिविटीज़, बिजनेस और प्रायोरिटीज़ हैं। तो जब आपके प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ होते हैं, जान बचाने पे इतना आप जोर नहीं देते हैं, तो आपके ज़्यादा कैजुअल्टीज़ के लिए बर्दाश्त करें। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली के खिलाफ एक इंक्वायरी चल रहा है। इंक्वायरी नहीं, एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रहा है। क्या है वो प्रोसिक्यूशन? कि तुमने डिले क्यों किया हवाले से। जी बिल्कुल। और इतने लोग क्यों मारे गए? आपको जिम्मेवारी थोड़ा सा आप सोचिए। मैं आपको अब जो आपने बात की है फर्गसन के बारे में, उस पर थोड़ा सा आए। देखिए, फर्गसन कहते हैं आपको, नहीं, पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब और असद उमर साहब से ये पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं नो लॉकडाउन, लॉकडाउन बुरे चीज़ें हैं, तो आप मेहरबानी से मुझे बताएं कितने लोग मर जाते अगर लॉकडाउन होता है? कुछ फिगर तो दें ना। इसलिए फर्गसन जो कहता है कि लॉकडाउन करो और दूसरे मुल्क जो कहते हैं लॉकडाउन करो, वो फिगर्स देते हैं। फर्गसन ने कहा है कि अगर आपके मुल्क में लॉकडाउन नहीं हुए और कोई प्रोटेक्शन मेजर्स नहीं होते तो 80,000 लोग 10 अगस्त तक को मर जाएंगे, और अगर लॉकडाउन हो तो कम मरेंगे। वो कह रहे हैं कुछ, उनका कैलकुलेशन है। आपका क्या कैलकुलेशन है कि नो लॉकडाउन से साथ कितने लोग बच जाएंगे? थोड़ा ये भी तो बताएं। दूसरी बात, अगर आपके अस्पताल की कैपेसिटी है, अगर आपके आईसीयू कैपेसिटी सफिशिएंट है, अगर आप कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन हाई इंटेंसिटी आपको मरीज को दे सकते हैं, तो आपके कम लोग मरेंगे। और अगर आप नहीं दे सकते हैं
तो ज्यादा लोग मरेंगे, फर्स्ट फेज में कम मरेंगे, मगर जब आपके हॉस्पिटल कैपेसिटी खत्म हो जाता है, व्हेन दे आर ओवरवेल्म, जैसे इटली में हुआ था, तो फिर आप मरेंगे। अब आप मुझे बताएं कितने लोगों को बगैर खाना मर जाते इस दौरान, कितने लोग मरते स्टार्वेशन से पाकिस्तान से, अगर आपका ठीक से प्रोग्राम होता और आप उनको खाना पिला देते। चलिए मत मेरी बात सुने, एक 3 वे डिस्कशन करते हैं। लंदन यूनिवर्सिटी को प्राइम मिनिस्टर साहब फोन करें और साथ साथ फर्गसन से बात करें और उसी फोन पे इधर के डॉक्टर्स और फॉरेन एक्सपर्ट्स को रखें। ये 3 वे कॉन्वर्सेशन में समझिए कि ये कैसे आपका भला होगा या आपका नुकसान होगा। ये नहीं घर पे बैठ के कि गरीब मर जाएंगे और एलीट जो है, हम लोग चाहते हैं कि गरीब मर जाएं। नहीं, लेकिन हिलाली साहब, इमरान साहब जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं, हम नहीं मरेंगे। आप कह रहे हैं कि ये उनका, लेकिन इमरान साहब आपको लगता है बिल्कुल ही इमरान खान साहब ने बगैर किसी कंसल्टेशन के, बगैर किसी स्टडी के, वो सिर्फ घर में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सारे फैसले किए हैं? और जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अगर हम इतने कंसर्न है तो वो हमसे ज्यादा ही कंसर्न होंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि उन्होंने कोई बात ना की हो, कुछ ना किया हो? तो फिर बताएं। असद उमर साहब ने आपके सवाल का आधा जवाब दे दिया है। असद उमर साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम को अंदाजा था इस बात का कि इतने लोग हलाक होंगे, इतने जान से जाएंगे, इतने लोग इसका शिकार होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आ जाती है कि वजीर आजम ने फैसले ड्राइंग रूम में बैठ के किए या क्या किए? वजीर आजम जो हैं उन्होंने अपने एक ज़हन बना लिया कि उनको ये बताया गया या जिसने भी उनको ये पढ़ाया कि बात ये है, आपने अगर यहाँ लोग आप लॉकडाउन करेंगे तो लोग भूख से मर जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि मेरे नज़दीक तो अब ये इतनी देर हो चुकी है कि अब लॉकडाउन इशू रहा नहीं। ठीक, अब वो इतना फैल चुका है कि वो लॉकडाउन से भी उसको बात ये है कि अब आप ये देखें कि अगर आप शुरू में लॉकडाउन कर लेते तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। अब तो इन्फेक्शन इतनी फैल चुकी है कि आप अगर लॉकडाउन करते भी हैं तो उसको रोकते रोकते आपकी बहुत सारी चीजें आपके हाथ से निकल चुकी होंगी। ठीक, लेकिन एक चीज जो इसमें है इंपॉर्टेंट वो ये कि जो आप बात करें कि उन्हें जो बताया गया, मेरा ख्याल है कि उन्हें तो शायद कुछ और भी बताया जा रहा हो, लेकिन जो ये जो फैसला है कि लॉकडाउन नहीं करना, ये इमरान खान साहब का अपना फैसला, और मुझे तो लगता है कि शायद उनको बहुत हद तक उसमें ओपोजिशन भी फेस करनी पड़ी हो। लेकिन हिलाली साहब, आप समझते हैं कि एसओपीज के साथ, जैसे हम इससे पहले वो बात कर रहे थे कि मवेशी मंडियां हैं, उससे बहुत बड़ी इकोनॉमी हमारी जो है वो इससे जुड़ी हुई है, बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रीज आपको पता है कि इंटरलिंक्ड हैं इस सारे मामले से। तो आपको लगता है कि एसओपीज के साथ जब बाकी चीजें खोल रहे हैं तो फिर ये एक्टिविटी भी एसओपीज के साथ हो सकती है, जैसे इमरान साहब की बात है? या देखिए, हो सकती है अगर आपका पुलिस फोर्स डिसिप्लिन्ड है, जो लोग उधर हैं पूरे मास्क पहने हुए और बहुत क्लोजली इस मॉनिटर करते हैं, लोगों को रोकते हैं। जो आदमी भैंस देखना चाहता है फासले पे देखता है, और अगर उसने डील करना चाहता है तो किसी तरह थोड़े फासले पे रख के डील, ये सब हो सकता है। मगर अगला ईद भी तो है कि ये आखिरी ईद है इन लोगों का क्या? मगर जान एक है, अगला ईद है ना, जब लास्ट ईद, ये हज भी खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे सऊदी ये हज भी बंद कर देंगे, तो सुनिए, सऊदी ये हज भी बंद कर देंगे मेरे ख्याल में। जी, तो अभी तक ये इम्कान एक और हज होगा ना। अच्छा, इसमें तो कहने की बात ये है कि व्हाट इज द अर्जेंसी? खुदा के लिए प्ले इट सेफ। वो कहते हैं अंग्रेजी में ऑन द साइड ऑफ कॉशन। ठीक, आप अच्छा, अब आपको चलिए, आपने फैसला कर दिया, अगर वही नहीं आई थी आपको तो पता नहीं कैसे आपने शुरू दिन से फैसला हो गया था, वो मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं किससे आपने बात की? पब्लिक को बताएं, मुझे छोड़े, मैं नाचीज हूं। पब्लिक को बताएं किससे बात की थी, क्या मशवरा मिला था, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका। ये वेर इन अ डेमोक्रेसी। एक जर्नलिस्ट को बुलाएं, बिठाएं उसको और कहें कि ये हुआ है। ये रोज रोज टीवी पे आके वही बात करना, अगर आप समझते हैं रिपीट करते करते हरमन गोरिंग के तरह झूठ रिपीट करते करते वो लोग मान जाएंगे, तो ये एक टैक्टिक है। दिस इज प्रोपेगेंडा। बिल्कुल ठीक है। मगर मुझे आप बताएं, लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को समझाएं में लेना चाहिए। समीना, जो बात आप कर रही थी ना, वजीर आजम जो इमरान खान साहब हैं, उनका मामला ये है कि उनको, क्योंकि आलमी बैंक ये कह रहा है कि आपको 3000 अरब रुपए का वैसे ही जो है ना नुकसान हो चुका है, हो रहा है। अब उसके बाद
जो ईद है, अब उसमें जो हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को जो बातें बताई जा रही हैं उनके मुताबिक ये है कि जनाब जो हज अगर बंद होता है ना, तो हज ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है, वो साल में एक दफ़ा होता है। साहिब इस्तात लोग उस हज कभी भी ज़िंदगी में एक दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी हर साल फ़र्ज़ है। एक तो उन्हें यह बताया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन हर साल अगर आप पिछले 3-4 सालों का जायज़ा लें तो तकरीबन 300 अरब से ज़ायद जो एक्टिविटी है ना मार्केट में ईद की वजह से, ईद उल अज़हा की वजह से होती है। इसमें जानवरों की खरीदो फरोख्त से लेके चमड़े के कारोबार तक, टैनरीज तक, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब उनको ये कहा जा रहा है कि जनाब आप तो जो ये बातें करते हैं इतनी, तो उसमें अगर ये भी मज़ीद नुकसान हो गया और वो गरीब आदमी, वो देहाती, वो लोग जिन्होंने फार्मिंग की हुई है, जिन्होंने जानवर इस आस से पाले हुए हैं, उनका सारी साल का जो है वो इस बात पे होता है दारोमदार के वो जाके जानवर बेचेंगे, उससे वो अपना पूरा साल खर्चा भी चलाएंगे और जाके फिर बच्चे लेंगे, फिर उनको पालेंगे। अब ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये करना है सारा, उनकी आपने मईशत इसका भी ख्याल रखना है, उनकी जेबों का भी ख्याल रखना है, तो आप SOPs ऐसे बनाएं जिन पे आप अमल करवा सकें और सख्ती से फिर करवा सकें। लेकिन जैसे कि आप खुद भी अभी इमरान साहब आपने जिक्र किया कि चूंकि ये एक मजहबी फरीजा भी है, लोग भी ज़ाहिर है इमोशनल हैं, कुर्बानी करना चाहते हैं, हर साल करते हैं, तो एक हमारी इमोशनल अटैचमेंट भी है अपने त्यौहार के साथ भी, और कुर्बानी तो ज़ाहिर है हर साहिब इस्तात पर यूँ भी फ़र्ज़ है, वाजिब है। अब इस पर क्या हमारा जो मज़हब है कहता है, आलिम दीन की राय जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया जनाब मुफ्ती नईम साहब ने, जो कि प्रिंसिपल हैं जामिया बिनोरिया के, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें क्या कहता है, इस सारी सिचुएशन में हम कैसे वे आउट निकाल सकते हैं। शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोरोना वाली सिचुएशन की वजह से हम बाहर जाएं, हमें ख़दशा है कि कोरोना हो सकता है, हमें बीमारी लग सकती है, तो हम वही जो पैसे हमने कुर्बानी के लिए मुख्तस किए हैं, क्या हम उन पैसों से लोगों की मदद कर दें या कोई और उसको किसी और मसरफ़ में फ़लाही काम के लिए इस्तेमाल कर लें, तो क्या हमें कुर्बानी के बराबर उसका सवाब मिल सकता है? यानी हम उन पैसों का इस्तेमाल किसी और फ़लाही और इंसानी बेहतरी के काम के लिए कर सकते हैं? देखिए, कुर्बानी करना वाजिब है साहिब माल पर, जिसके पास माल है। लिहाजा अगर आप रकम को किसी और माली मदद में या किसी में देंगी, उससे कुर्बानी अदा नहीं होगी। हर हालत में कुर्बानी ही करनी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुन्नत अबी को इब्राहीम, ये नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लिहाजा इसमें अगर गरीबों में रकम अदा कर दी जाए या कोरोना में अदा कर दी जाए, वो करें जरूर अदा, लेकिन कुर्बानी करना जरूरी है। कुर्बानी है, ठीक है। अच्छा, ये भी चीज़ हमने देखी है मुफ्ती साहब की पिछले कुछ अरसे में, चूँकि ज़ाहिर नए नए तरीक़ों से बिज़नेस होते हैं, तो ऑनलाइन बिज़नेस भी शुरू हो चुके हैं कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए। फिर स्लॉटर हाउसेस भी बन चुके हैं कि जो खुद ही आपको गोश्त भी बना कर कुर्बानी करके जानवर का, और गोश्त भी आपको डिलीवर कर देते हैं, आप उसको अपनी मर्ज़ी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में ऐसी जो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ जाया जा सकता है, और वो भी उतनी ही काबिल कबूल हो सकती हैं जितनी कि हम खुद जाके पसंद करके जानवर लाएं और फिर उसकी कुर्बानी करें? नहीं, ये सही है। अगर एक आदमी आपकी कुर्बानी कर देता है और आपको घर में गोश्त दे देता है तो कोई हर्ज नहीं, ये जायज़ तरीका है, तो ये भी ऑप्शन है बिल्कुल। अच्छा, ये भी फरमा दीजिएगा मुफ्ती साहब कि अब ज़ाहिर है आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जिस तरह बुरी तरह से ये वबा फैली हुई है, तो सर क्या हो सकता है कि सुन्नत भी अदा हो जाए और आप कोरोना से भी हम बच जाएं? तो क्या उसके लिए ऑप्शंस हो सकते हैं आपके नज़दीक? उसका तरीका यही है कि मुसलमानों के जानवर कोई एक साहब खरीद लें और खरीदने के बाद वहीं कुर्बानी के जानवर काट दें और उनको गोश्त तकसीम कर दें। जरूरी नहीं है कि खुद आए जानवर खरीदें कि मंडी लगाएं, वहां से कोरोना फैलेगा और मसाइल पैदा होंगे। तो उसका तरीका यही है कि एक चंद आदमी मिलकर कुर्बानी कर दें और फिर वो आपको अपना गोश्त पहुंचा दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती नईम साहब, आपने वक्त नहीं। तो एक ज़ाहिर है जो दीनी उसके ऊपर नुक्ता नज़र है वो भी सामने आ गया। हिलाली साहब, आपकी तरफ आते हुए आपने मुफ्ती साहब की भी बात सुन ली और जो भी बात, अब एक डिस्कशन को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए एक तरफ ये रख दे बात कि हमें लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, नहीं लगानी चाहिए मंडियाँ। अब अगर हम लगाने जा रहे हैं, कुछ है आपके नज़दीक, क्या और ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं कि कुर्बानी भी हो जाए और कोरोना को भी हम किसी तरह थोड़ा कंट्रोल कर लें?
पहले बात तो ये है कि जो मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है और जो मैंने वो पार्ट ऑफ माय लॉ डिग्री मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है देयर इज नो कंपल्शन इन इस्लाम। इस्लाम आपको कहता है कि अगर माफ करिए हराम का गोश्त अगर खाना पड़े तो देयर इज नो कंपल्शन इन इस्लाम, मत करो, परहेज करो, हराम है, मगर इट्स अ प्रैक्टिकल रिलीजन। ये आप इस किस्म के सवाल पूछते पूछते लोगों को कि ये और वो और ये, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? लोगों को मैसेज ये दें कि इस्लाम इज अ वेरी प्रैक्टिकल, गुड, कॉमन सेंस रिलीजन। अगर आपका मौत का डर है तो आप कुर्बानी नहीं दे सकते भाई। व्हाई डोंट यू रीच दैट कंक्लूजन? सिंपल। आप पूछती रहती हैं कि मैं ये भी करना चाहती हूं, वो भी कर, मैं इन्फेक्शन वायरस को आप रोक लें, मैं जाके खरीद लेती हूं, फिर वापस आ जाती हूं। ये यू सी इट डजंट वर्क लाइक दैट। गवर्नमेंट को फैसले करने पड़ते हैं। जैसे मुख्तलिफ गवर्नमेंट मुख्तलिफ मुसलमान मुल्क में मुख्तलिफ फैसले करते हैं। आप तो हर चीज ना तीतर ना बटेर ना ये और वो, आई मीन इट मेक्स नो सेंस। एनीवे, आपने सवाल पूछा इसके बारे में, मेक अप योर माइंड। इन्फेक्शन को रोकें, लोग मर रहे हैं हर जगह से। आपको एडवाइस ये है कि लोग मर रहे हैं और अच्छी बात नहीं है, फैल रही है। तीसरी एडवाइस, और आपने देखा है कि आपके लोगों के पास कोई SOP फॉलो नहीं करते हैं। बार बार आप कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 दफे तो वार्निंग की है टीवी पे आके, प्राइम मिनिस्टर तुम लोग नहीं सुन रहे हो मेरी बात। ठीक, तो आपको लगता है कि एसओपीज वाला मामला तो चलने वाला है नहीं है, तो ये फिर आपको डिसीजन ही करना पड़ेगा एसओपीज के साथ। अगर आप परमिशन दे देंगे तो इसका मतलब है आप परमिशन दे रहे हैं कोरोना को फैलने के लिए। अब थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इमरान खान साहब इमरान साहब कर लेते हैं। आज सईद गनी साहब भी ये कह रहे हैं कि 14 रोज़ के लिए कर्फ्यू ही आप लगा दें ताकि हम जो कोरोना वायरस है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में ले आएँ, ये वो डिमांड कर रहे हैं। आप समझते हैं कि 14 रोज़ के लिए कर्फ्यू लगाया जा सकता है इन सिचुएशंस में? और अगर विफाक नहीं लगा रहा, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉलिसी तो वाज़े नज़र आ चुकी है, तो फिर सिंध लगा ले, क्यों नहीं लगाते वो? स्मीना, पहली बात तो ये कि जो हिलाली साहब इस्लाम की बात कर रहे थे ना, इस्लाम है दीन फितरत, और एक चीज़ है जिसका नाम इज्तिहाद है। इस्लाम में एक ऑप्शन ये मौजूद है कि जो उलमा कराम हैं, जो मुफ्ती हज़रात हैं, वो बैठे सूरत हाल के मुताबिक जायज़ा लें और फिर फैसला कर दें। हुकूमत क्यों इस्लामी नजरियाती कौंसल से इस तरह के काम नहीं करवाती? हुकूमत क्यों एक तमाम मुकातिब फ़िक्र जो हैं उनके उलमा कराम को बिठा के तमाम मसालिक के इस पे क्यों उनकी राय नहीं लेती और एक फ़ैसला कर ली और अवाम को बता दें कि जनाब ये फ़ैसला, और फिर जो फ़ैसला हुकूमत वक्त करे वो बतौर मुसलमान मानना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है। अब आ जाते हैं आपके उस सवाल की तरफ। तो जनाब, हुकूमत अगर चाहे तो कर्फ्यू लगा सकती है, क्यों नहीं लगा सकती? लेकिन अगर बात यह है कि जो लॉकडाउन नहीं करना चाहते वो कर्फ्यू कैसे लगाएंगे? मैं ये तो कह रही हूँ कि सिंध हुकूमत क्यों नहीं लगा लेती? भाई सिंध हुकूमत जो है वो भी ये सियासी गेम है ना। सिंध हुकूमत जो है वो डालना चाहती है वफाकी हुकूमत पे और वफाक डालना चाहता है सूबों पे। भाई आप बात ये, जैसे पंजाब ने प्रपोजल दी थी कि जी हम लॉकडाउन करना चाहते हैं, जी हम सील करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने वो रद्द कर दिया। अब यहाँ पे सिंध कह रहा है जी हम कर्फ्यू लगाना चाहते हैं। भाई अगर आप लगाना चाहते हैं, आप गवर्नर से मीटिंग करें, आप अपने कवानीन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें और लगा दें, है ना? यही तो बात है कि ये गवर्नमेंट कर भी वही रही होती है जो वफाक कर रहा है, लेकिन साथ में ये पॉइंट स्कोरिंग है और कुछ नहीं है। पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन क्या ये पॉइंट स्कोरिंग आफ्टर कोरोना भी चलेगी और उस पर फिर किसकी तरफ जाएगा मामला? किसको नुकसान उठाना पड़ेगा और किसको इसका कोई बेनिफिट हो सकता है इस बिला वजह की तनकीद का, अगर वो आप खुद भी वही काम करें? एनीवेज, इस पर मजीद ही बात कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अगर बात की जाए नैब के हवाले से तो एक बड़ी उनकी जानिब से पेशरफ्त ये हुई है कि उनका ये ख्याल है कि इंटरपोल के ज़रिए वो सुलेमान शहबाज को वापस लाना चाहते हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं और वो काफ़ी अरसे से मफरूर हैं और बहुत सारे केसेस हैं उनके ऊपर, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी है, आमदन से ज़ायद असासाजात का भी है और भी कुछ केसेस हैं मिल्स वगैरह के हवाले से भी। तो उनका नाम काफ़ी जगहों पर, लेकिन उसके बाद से हमने ये देखा है कि वो मुल्क से फ़रार है और अभी तक वापस नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब ने भी जो हालिया उनकी तफ्तीश थी उसमें उनका जिक्र किया कि जी उनसे पूछें या उनके अहलिया से पूछें या उनके बाकी बच्चों से पूछें, जो कुछ भी मामलात हैं उनके हवाले से उन्होंने कुछ ज़्यादा खातिर खा
इंफॉर्मेशन नहीं दी नैब को, क्या इंटरपोल के जरिए वापस लाया जा सकेगा सुलेमान शहबाज को? अब तक कितने लोग हैं जो इंटरपोल के जरिए वापस आ चुके हैं, और क्या ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब पर दबाव बढ़ाने की एक तरकीब है या वाकई इस मामले में सीरियस है नैब? इन सवालात का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और पहले मैं हिलाली साहब आपकी तरफ आते हुए, आपको हिलाली साहब क्या लग रहा है, नैब इंटरपोल के जरिए ला सकती है सुलेमान शहबाज को वापस? आप समझते हैं ऐसा? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि वो कहेंगे, और कुछ हद तक वो सही भी होंगे, कि हम तो पॉलिटिकल हमारे खिलाफ पॉलिटिकल रिवेंज ले रहा है इमरान खान। तो अगर आप हमें भेजेंगे तो हमारे खिलाफ फेयर ट्रायल नहीं होगा, वो गलत बात है। हमें पता है उनका फेयर ट्रायल होगा, बल्कि बहुत ही फेयर ट्रायल होगा। इतना फेयर ट्रायल होगा कि अभी तक जो लोग ऐसे पकड़े गए हैं उनको तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर शायद वो नहीं आना चाहेगा, जाहिर है, तो कोशिश तो उसकी पूरी होगी। मुझे नहीं पता ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा। वो चाहते नहीं हैं अमूमन पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल दें, वो चाहते नहीं है कि एक पार्टी निस्बतन दूसरे पार्टी को फेवर करें। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो डिस्करेज करेंगे, और इंटरपोल भी जो है वो भी यूरोपियन कम्युनिटी का कहने पे वो भी नहीं चाहता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के पॉलिटिक्स में जो बड़े डेडली होते हैं उसमें इंटरवीन करें, और ख़ास तौर वो मुल्कों में जिधर डेथ पेनल्टी का एक सज़ा है। तो हालांकि इस पे डेथ पेनल्टी नहीं है, नहीं बनती, मगर फिर भी तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा। मगर अगर मैं एक पॉइंट ये कहूँ समीना, कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, 27 मेरे ख्याल में 27 या 30 प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हमारे आए हैं 1947 से, और उनमें से मैं आज गिन रहा था 18 से 20 जो हैं वो चोर निकले। माने निकले कि उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस, मोस्ट ऑफ देम जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस था, सब लोग मानते हैं कि वो लूटे, इल्जामात लगे करप्शन के, ठीक है। इल्जामात नहीं, लोग कन्विंस्ड हैं कि वो चोर हैं। इल्जामात तो सिर्फ नहीं है। अब मतलब कोर्ट ने कितने लोगों को सजा दी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ ना कि इल्जामात उस वक्त तक ही हम कहेंगे, बेशक लोग कन्विंस्ड हो या ना हो, लेकिन जब कोर्ट डिसाइड करेगा तो ही हम किसी को ये सब इलेक्टेबल हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त जितने भी इनके खिलाफ हैं और जितने भी हम समझते हैं कि वाकई ये वही हैं, ये सब इलेक्टेबल है, ये सब रिस्पेक्टेबल है। कोई भी आ सकता है इलेक्ट होके फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो ये सिस्टम और ये जुडिशियल सिस्टम और ये सब जो है ये टूट गया है हमारा, इट्स ब्रोकन डाउन। ठीक, ये जो इस किस्म की पार्टी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में ये ब्रिटिश इम्प्लांट है, और ये जो इम्प्लांट है ये गोरों को सूट करता है, हमें नहीं सूट करता। मिसाल के तौर पे मैंने एक दफे बीबी को पूछा था, मैंने कहा कि आप एक इलेक्शंस कितने पैसे लगते हैं डॉलर टर्म में, कितने पैसे लगेंगे आपको एक इलेक्शंस फाइनेंस करने? कहती है $300 मिलियन के लिए एक इलेक्शन, उस वक्त की बात कर रहा हूँ 94-95 अगर हम सब कैंडिडेट्स को फाइनेंस करें तो $300 मिलियन लगेंगे। तो वो तो नहीं है उनके पास, तो कैंडिडेट्स खुद अपने आप को फाइनेंस करते हैं, और जैसे इलेक्ट होके आते हैं उनका पहला प्रायोरिटी ये होता है कि उन्होंने अपने पैसे पूरे करने हैं, जो भी है इसको हम कैसे वापस लें। तो द नंबर 1 थिंग इज इलेक्शन। देखिए, दिस होल सिस्टम में काफी प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से हमें नजर आता है। हिलाल साहब, ये बात बड़ी तवील है और मैं इस पे मजीद भी डिस्कशन करती हूँ, लेकिन इमरान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू साथ ले लूँ। इमरान साहब, पहले तो हिलाल साहब ने जो बात की उस पर भी हम आएंगे, लेकिन जो मेरा सवाल है बुनियादी तौर पर सुलेमान शहबाज के हवाले से, उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आपको लग रहा है कि दबाव बढ़ाने के लिए ये सारे मामलात किए जा रहे हैं? देखें, पहले भी एक दफ़ा ना ये कोशिश अभी हुई थी जब हुकूमत ने और नैब ने दोनों ने मिलकर इसहाक डार को लाने की कोशिश की थी, लेकिन इसहाक डार साहब को वो नहीं ला सके। अब सलमान शहबाज की जो बात है, तो असल में मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ शहबाज शरीफ फैमिली पे दबाव बढ़ाने का एक तरीका है, क्योंकि हमजा शहबाज आप देखें 1 साल से उनकी हिरासत में है, लेकिन रेफरेंस तक उनके खिलाफ बन नहीं सका। शहबाज शरीफ ने देखे जाके नैब में क्या कहा, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, आप सलमान से पूछें।
अब इन दोनों के नाम अगरचे जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ये बिजनेस में भी हिस्सेदार हैं, लेकिन उस तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थे, बिजनेस को जिस तरह से सलमान शहबाज देखते थे। लेकिन मैं भी ये समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए लाना वहां से बज़ाहिर मुझे पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन इसमें अब लोग सवाल तो ये कर रहे हैं ना, सवाल लोग इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत ने भी उन सवालों की वजह से ये नहीं, मैं तो सवाल कुछ और बताने लगी थी कि सवाल तो लोग ये कर रहे हैं कि उन पे तो भी इल्जामात है, इंक्वायरी होनी है, जैसे आपने कहा पहले भी सागडार साहब, जो बंदा यहाँ से कन्विक्टेड था वो चला गया और बज़ाहिर वहाँ पे अगर वो ठीक भी है, उस पे ना तो अदालत को कोई तशवीश हो रही है कि अदालत से वो इजाज़त लेके गए हुए, अदालत ने उनकी ज़मानत ली हुई है और जो ज़मानती है वो यहाँ पर है, कोई इस बारे में ना वो पूछ रही है अदालत, ना ही हुकूमत कोई परसू कर रही है। तो असल में जो बंदा कन्विक्टेड उसको तो ला नहीं सके। ये सवाल जो ना आपका, ये मैं पूछना चाहता हूँ ख़ास तौर पे नैब से। मैं तो नैब का बड़ा एहतराम करता हूँ, सच्ची बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मोहतरम नैब साहब, जब आप किसी से, किसी भी इलेक्टेबल से और इनसे 62 लोगों से कोई चीज़ वापस नहीं ले सकते, तो फिर आप क्यों इतने वावेले क्यों मचाते हैं? आप क्यों कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया? आपने किसी से, मुझे ये बताएं कि किसी भी सियासी शख्सियत से इन्होंने क्या बरामद किया? कुछ नहीं वापस लिया। लूटी हुई दौलत को क्या वापस ले सकें? बात ये है कि यहाँ पे ये सियासी, फिर मैं कहूँगा ये भी पॉइंट स्कोरिंग है सियासी तौर पे सिर्फ वो करने के लिए। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मिले किसी को, ये इसी तरह से चलेगा। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मुझे सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दें। शहबाज शरीफ पे दबाव बढ़ा के क्या मनवाना चाह रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कोई नई डील चल रही है जो उनके ऊपर, पहले गिरफ्तारी वाला मामला, अब सुलेमान शहबाज की वापसी का मामला, क्यों उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है? कुछ मनवाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं मनवाना चाह रहे। असल में शहबाज शरीफ की जिन लोगों से डील होनी थी या जिन लोगों से उनके मामला तय होने थे, वो काफी हद तक तय हैं, जिसके तहत वो वापस आए थे। अब इमरान खान और उनकी हुकूमत, पीटीआई, उनकी जमात को ये चीज़ें सूट नहीं करती। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी कोई ऐसी चीज़ साबित करें कि वो शहबाज शरीफ जिन हलकों के नज़दीक हो रहे हैं वो उनमें दोबारा दूरी पैदा। ठीक है, चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हिलाली से इस पर तज्जिया जानेंगे और ये भी बात करेंगे कि आखिर सारे सियासतदानों पर इल्ज़ामात तो लगते हैं लेकिन कभी साबित क्यों नहीं होते। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि नैब कोई भी केस सियासतदानों के खिलाफ उस तरह से नहीं जीत सकी है कि उनसे कुछ रिकवर कर ले या उन्हें सजा दिलवा सके। लेकिन हिलाली साहब, आपका भी पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त था कि हर सियासतदान पर हम देखते हैं, ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म पर भी, कि इल्ज़ामात लगते हैं करप्शन के, हर एक पर लगते हैं, लेकिन वो कभी भी ना तो साबित हुए, ना हम उनको ये कह सकते हैं कि जी वो बिल्कुल गलत थे, उनमें कोई जान नहीं थी। तो आखिर आपको इसकी वजह क्या नज़र आती है? क्या हमारा सिस्टम ही ओवरऑल बिल्कुल सर से लेके पाँव तक ऐसा हो चुका है कि कुछ कभी प्रूव ही नहीं हो सकता, या आपको लगता है कि इसको चेंज करना है? कैसे, क्या इसका और फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? देखिए, ये आपने जो पहली बात की, बिल्कुल फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ब्रिटिश ने ये 200 साल, इतने सालों में वो अपना सिस्टम को रिवाइज कर दिया है। जैसे मैंने आपको मिसाल देता रहता हूँ, एसएमएस ब्रिटिश कोर्ट्स में इस्तेमाल हो सकता है, इधर एसएमएस इस्तेमाल नहीं हो सकता। इधर तो एक कोर्ट एविडेंस फोटोस्टैट, कोर्ट की सिग्नेचर कि ये जेन्युइन है, वो भी नहीं मानी जाती। वो कहते हैं असली चीज ले आओ। तो ये जो है हमारा आके लॉ। और देखिए ये सिस्टम, देखिए इंडिया में, देखिए थोड़ा जस्ट ग्लांस एट इट। 70 साल के बाद मीडिया मैनिपुलेशन और पैसे, राइट विंग गवर्नमेंट को इलेक्ट, किसको इलेक्ट किया है? एक फेक डिग्री, करप्ट, कातिल, बिगट, इंतहा पसंद, एक इन्होंने इग्नोरेंट इलेक्टोरेट ने इसको इलेक्ट किया है। 90% मेरे ख्याल में वी आर हेडेड फॉर वॉर। जब तक ये है तो वॉर कैन हैपन एट एनी टाइम, बिग वॉर। जब तक ये है तो कोई पीस नहीं आ सकती साउथ एशिया में। मगर इनके लोगों ने 2 दफे इसको इलेक्ट किया है। ये क्या है भाई? और चलिए थोड़े पढ़े लिखे लोग पे चले जाए, ट्रंप, पूरी अमेरिका शर्मिंदा है, शर्मिंदे हैं, कहते हैं हमने क्या किया। ये सिस्टम ही ऐसा है। और बाय द वे, ट्रंप का सिस्टम ऐसा है कि उसको 2 मिलियन कम वोट मिले हिलरी क्लिंटन से। 2 मिलियन वोट्स
कम, फिर भी वो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम से इलेक्ट हो गया। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, ये सिस्टम नहीं चल सकता। कौन सा चलेगा? कहते हैं कि अगर ये सिर्फ बता दें शॉर्टली। अब ये सिस्टम नहीं, वेट मिनट, आप कहते हैं कि ये सिस्टम अगर नहीं चलेगा तो ये उसको तोड़ेंगे तो पाकिस्तान टूट जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर ये रहा तो पाकिस्तान टूटेगा। अल्लाह ना करे, लेकिन करें क्या, करें क्या? और ये ऑप्शन क्या है? अगर आप आगे बढ़ें, भाई बहुत से अल्टरनेटिव्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाए, लेट्स हैव समथिंग जो हमारे ईथॉस और वैल्यूज और हमारे कल्चर में कोई रूटेड है। मिसाल के तौर पे चीन क्या करता है? चीन पता क्या, हर आदमी जो फर्स्ट क्लास डिग्री लेता है चाइना में, वो उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लिखती है खत, कंग्रेचुलेट, और कहती है हम तुम्हें मेंबरशिप देते हैं हमारी पार्टी के। एक दफे फर्स्ट क्लास फर्स्ट और फर्स्ट क्लास मेंबरशिप लेके फिर जाके उनको तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, और द बेस्ट पीपल in China are members of the Communist Party of China। तो अब वो पढ़े लिखे लोगों को सामने लाना चाहिए। जो हमारा गला सड़ा निजाम है उसको हमें पीछे कहीं छोड़ना होगा। लेकिन इमरान साहब, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत आइडियलिज्म की बातें हैं, लेकिन ये कैसे अचीवेबल है? ऐसा तो मुझे कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा। नैब के थ्रू तो नहीं होने वाला कम से कम। हिलाली साहब जो बात कर रहे थे ना चाइना की, तो मुझे वो बात याद आ गई कि जैसे हलाकू खान का दौर था ना, तो ये बहस हो रही थी कि कौवा हलाल है या हराम है। बात ये है कि ये चाइना का मिजाज कुछ और है, वहाँ पे चीज़ें कुछ और हैं, हमारे यहाँ और है। हाँ, अब सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, ये कोई आसमानी सिस्टम नहीं है जिसमें तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन क्या करें, आप लोगों से पूछ लें, आप एक रेफरेंडम करवा लें जो वाकई मुनसिफाना हो, जिस पे लोग अपनी राय का इजहार करें, हर बंदा, और फिर उसकी राय के मुताबिक ये फैसला कर लें कि वो किस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, वो किस तरह की यहाँ पे हुकूमत चाहते हैं, किस तरह की वो चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं या वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर। लोगों को ये सर पता ही नहीं होना है इनमें डिफरेंस क्या है। ये आपका वहम है समीना, ये आपका वहम है। हमारे यहाँ एक रेडी वाला खांचे वाला बंदा है ना, जो आप उससे भी सियासत में बात करें ना, कोई नहीं है। हमारे यहाँ मैं आपको पढ़े लिखे दिखा देती हूँ, जिनको नहीं पता होगा डिफरेंस क्या है। अब ये अगर बात है तो जो अभी हिलाली साहब बात कर रहे थे, तो फर्स्ट क्लास डिग्री वाले, तो यही तो बात कर रही हूं। जरूरी है कि फर्स्ट क्लास डिग्री वाले सियासी समझबूझ भी रखते हैं। तो एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ। ट्रंप वाली जो आप अपने लोगों को बिल्कुल भी जो है ना, वो ये अंडर एस्टिमेट ना करें। आपके लोगों को पूरी सियासी समझबूझ है। आप लोग अब लोगों की मर्जी के मुताबिक करेंगे कि उन पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये अब वो सिस्टम तो है नहीं बादशाह वाला कि आप उन पे कोई भी चीज अब उन लोगों को पता ही ना उनके लिए क्या भला है क्या बुरा, तो फिर क्या करें? नहीं, ऐसे नहीं होता। अब ये 21वीं सदी है। नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि जब आप उनको एक लिमिटेड चॉइस देते हैं कि भाई ये है या ये है या ये है, इन तीनों में से जो आपको पसंद है ले लो। जो उन्हें कम बुरा लग रहा होता है वो कहते हैं चलो यार ये मेरी सड़क तो पक्की करवा देगा। ये तो आप उसमें यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनसे उनकी राय जाने, उन पे कोई राय थोपे ना। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि जब हमारा ओवरऑल सिस्टम, हम इसी सिस्टम में रहते हुए किसी से पूछेंगे ना। चलिए बहरहाल ये एक बड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल डिबेट है, किसी वक्त करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये ज़रूर बता दें कि अब शहबाज शरीफ साहब को कोरोना भी हो गया, ऊपर से उनकी ज़मानत भी है 17 जून तक। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ज़मानत एक्सटेंड हो जाएगी उनकी? क्या नैब दोबारा से कोई उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर सकती है मौजूदा हालात में? नहीं, बात यह है कि अगर कोरोना की हालत में तो नैब कभी भी गिरफ्तार नहीं ना करेगा। और अब मुझे तो लगता है कि जमानत उनकी एक्सटेंड हो जाएगी। अगर इस दौरान नैब की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जी नया सवालनामा भिजवाया जा रहा है, अब देखिए शहबाज शरीफ उस पर भी क्या जवाब देते हैं। हिलाली साहब आप क्या कहते हैं? हिलाली साहब को मैं पूछती हूँ, लेकिन मेरा अब बिल्कुल मेरा आखिरी सेकंड्स चल रहे हैं हिलाली साहब। लेकिन ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि कोरोना एक दफा उनका पॉजिटिव अगर आ गया है तो उसके बाद तो फिर इसका मतलब है कि वो एक कंटिन्यूसली उन्हें एक ढाल मिल गई है जब तक कोरोना का मामला चल रहा है कि उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो देखिए अगर वो पॉजिटिव है तो अगर गिरफ्तार करना चाहते हैं तो करें, माने प्रिकॉशंस लें और करें, वो तो कोई बात नहीं है। मगर मैं समझता हूँ हमें समझना चाहिए कि अभी तक शहबाज शरीफ का एक रोल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में और उसके पार्टी का एक रोल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, और सिर्फ 15 या 11 वोट्स हैं जिस पे वो
उसी जेल से प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये हमारा ट्रेडिशन है भाई। को लगता है वो आउट ऑफ गेम नहीं है अभी। राइट, वक्त खत्म हो गया है लाल साहब, थैंक यू। आउट ऑफ गेम नहीं है, लाल साहब की ये राय है। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।